Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne. आरएसएस सदस्य रतन शारदा इस वक्त सर हमारे साथ हैं। सर, आपने आरएसएस के बुक में लिखा है कि बीजेपी आरएसएस फील्ड फोर्स नहीं है, आरएसएस बीजेपी का फील्ड फोर्स नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जो कहा वो स्पष्ट कहा। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का इतना केडर है, और ये बात आज की नहीं है। मैंने 2007-8 में अपनी किताब में लिखा था आरएसएस 360 में कि जैसे जैसे संगठन बड़े होते हैं, संघ की अपेक्षा है कि जो संघ से के प्रेरणा से निकले सदस्य हैं वो अपना अपना केडर खड़ा करेंगे, प्रचारक खड़ा करेंगे, संगठन बनाएंगे। शुरुआत में दिक्कत होगी तो संघ सहायता करेगा। उसी प्रकार बीजेपी को जिस समय ज़रूरत थी, आज से बहुत साल पहले 1984 की बात करें या 1950 की बात करें, उस समय संघ ने मदद की। आज बीजेपी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसका अपना केडर है, अपने कार्यकर्ता है, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो नेचुरली इलेक्शन का काम तो उसके केडर करेंगे। तो जिन्होंने, इसलिए कहा मैंने, जिन्होंने आरोप लगाया मीडिया में कई बार पहले दिन से, जिस दिन से रिजल्ट है कि संघ ने काम नहीं किया, तो संघ पोलिंग बूथ की फोर्स तो नहीं है ना बीजेपी की। जहां आवश्यकता है, आज भी आप दक्षिण में देखिए, जो इस बार इलेक्शन हुआ, केरल देखिए, आप तमिलनाडु देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बाकी प्रांत जहाँ जहाँ आवश्यकता है, उड़ीसा, वहाँ सबने काम किया। और लोक जागरण का काम संघ करता है, वो संघ ने इस बार भी किया। लाखों सभाएं मोहल्ले लेवल की, बिल्डिंग लेवल की ली, लेकिन पोलिंग बूथ संभालना, रोल संभालना, कार्ड बांटना है तो बीजेपी के कार्यकर्ता का काम है। तो हम पारिवारिक संगठन, वैचारिक संगठन एक होंगे, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने दायरे में जो काम उसको दिया उसने करना चाहिए। इसलिए मैंने लोगों को उत्तर दिया, क्योंकि लोगों ने बड़े गलत तरीके से कहा कि संघ इसके लिए जिम्मेवार है, संघ ने काम नहीं किया। संघ को जो करना था संघ ने किया, लोक जागरण का काम संघ ने किया। देखिए, उनका काम है अफवाह से गर्मी बढ़ाना, और हमारा काम है माहौल को ठंडा रखना। हमारा नेता कैसा हो, जो माहौल को रखे ठंडा वैसा हो। अब की बार वी गॉट एयर कूलर का चमत्कार। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार का जो नारा था, आपने कहा है कि बीजेपी के लिए लक्ष्य था लेकिन विपक्ष के लिए चुनौती थी। बिल्कुल, पर ये बात जो बीजेपी के एक लोकल लेवल के कार्यकर्ता या जो फील्ड के अंदर काम करने वाले स्टेट या लोकल लेवल के कार्यकर्ता, उनको ये शायद ध्यान में नहीं आई। उनको लगा कि उन्होंने कह दिया हम 14 से ऊपर जीतने वाले हैं, से कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। 10 साल जिन कार्यकर्ताओं ने एक भी हार नहीं देखी, एक भी एक सेटबैक नहीं देखा, उन कार्यकर्ताओं को लगा कि मोदी जी के कंधे बहुत मजबूत हैं, तो मोदी जी के कंधे पे सवार जैसे पहले हम घूमते रहेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, वाह कर लेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता, वहाँ फील्ड पे काम करने की ज़रूरत होती है, वो कहीं गफलत रह गई, ऐसा मेरा कहना था। आपने ये भी कहा है कि बीजेपी के पास और शिवसेना के पास बहुमत होने के बाद भी अजीत पवार को लिया गया, अजीत पवार गढ़ के लिए लोगों को लिया गया, जबकि शरद पवार का जो ताकत है वो 2-3 साल में खत्म हो जाने वाला था। सर, देखिए, ये तो किसी को शक नहीं है ना कि शरद पवार जी अपनी बेटी और अपने भतीजे की लड़ाई के अंदर बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी दूर हो गई जो अजीत पवार बाहर निकले। दूसरी बात, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक सैद्धांतिक आप चित्र देखिए कि 70 साल जिस संगठनों ने कभी आपस में हमेशा अपोजिट साइड पर रहे राजनीति के, महाराष्ट्र में खासकर समाजवादी विचार और कांग्रेस विचारधारा लगातार हिंदुत्व की विचारधारा के विरुद्ध रही, लगातार उनको प्रोसिक्यूट किया गया। किसी भी स्थान पर, पब्लिक में, अंदर मीडिया में, एकेडमिक्स में कोई भी संघ से जरा भी अगर उसका टच होगा उसको आगे बढ़ना नहीं मिलता था। ये इतिहास है, और कोई भी इस रिसर्च करेगा तो इतिहास है। इस तरह के लोग जब बीजेपी नंबर 1 बन जाती है तो उसके वोटर एनसीपी को वोट देंगे क्या? झिंझिण्यांपासून त्वरित आराम मिळवा सेन्सोडाइन रॅपिड रिलीफ बरोबर। वो नीचे के वोटर्स को मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी वोटिंग देख लीजिए। इतनी कन्फ्यूजन है कि मुसलमान के वोट से शिवसेना जीती है उद्धव ठाकरे की, जिसके पिताजी ने लगातार इसके अंदर जो एक हिंदुत्व का विचार प्रखर रखा, सबको पता है। 1993 की घटनाएं लोग भूले नहीं है। वो अगर मुस्लिम वोट से जीतने लग गए तो ऐसा एक ही वोट पोलराइजेशन हुआ, बाकी सारे वोट तो बटे। एक तरफ घड़ी है, एक तरफ हाथ है, एक तरफ
अपना धनुष बाण है, एक तरफ बीजेपी है। ये जो विचित्र परिस्थिति थी, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, कांग्रेस से बाहर कुछ कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बाहर, वोट जब देने गया व्यक्ति उसको पता नहीं चल रहा कि मेरी घड़ी का है। वो बोलता है जी मेरा मशाल कहाँ है। तो एक तरफ आपकी लॉयल्टी एक कार्यकर्ता एक लीडर की तरफ है, दूसरी तरफ आपके सामने दूसरी एक पार्टी आ गई है। ये कन्फ्यूजन मैंने तो नहीं खड़ा किया, ये कन्फ्यूजन मतदाता के मन में ये सब पार्टियों ने डाला। उसका खामियाजा हुआ, हो सकता 2% वोट अधिक मिलते तो ये पासा पलट जाता, दूसरे लोग जीत जाते। केवल एक ही वोट एकदम एक मुश्त पड़ा है, वो मुस्लिम वोट जो शिवसेना को पड़ा, बाकी सारे वोट विभ्रम में थे। तो इसके कारण नुकसान हुआ। उसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, जनता नहीं समझ पाई है। ये पहले सब नेताओं को समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जो वातावरण है इस समय कन्फ्यूजन का, उसको दूर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को आगे बढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से लोगों का कन्फ्यूजन दूर करें। अगर आप साथ में रहते हैं तो आप एक कॉमन एजेंडा बनाएं, महाराष्ट्र के विकास की बात करके आने वाले 2-3 महीनों में स्पष्ट रूप से लोगों के सामने अपनी नीति रखें। केवल कोई नेता यहाँ गया, कोई नेता वहाँ गया, ये जो चित्र है, किसी ने भी अपना ब्लूप्रिंट तो दिया नहीं है। ना तो शिवसेना ने दिया है, ना कांग्रेस ने दिया है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, ना यहाँ इनकी महायुति ने दिया है। तो वो जब तक नहीं देंगे लोग स्थिर कैसे होंगे, ये प्रश्न है। आपने ये भी कहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस के एक ऐसे नेता को शामिल किया जिन्होंने भगवा आतंक कहा था, हालांकि आपने उनका नाम नहीं लिया है। और जी कौन? मैं इंटरव्यू में नाम ले चुका हूँ, मुझे कोई इसमें मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है जब मैं ना लेता हूँ। लोगों को विचारधारा बदलने का हक है। आज मुझे लगता है कि भाजपा काम नहीं कर रही, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ और मुझे लगता है कांग्रेस में अच्छा होगा, मेरा जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है वो जाएंगे। या कोई कांग्रेस वाले को लगता है कुछ भविष्य दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो हिंदुओं का भी अपमान हो रहा है, यहाँ सही नहीं हो रहा, तो मैंने भाजपा में जाना चाहिए। लोग आए हैं। लेकिन यदि आपने ऐसे कुछ बहुत ही गलत तरीके से कुप्रचार किया, उसके बाद जब पार्टी में आते हैं, आपका पहला काम है कि आप बोलें कि मैंने जो पहले कहा था गलत है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं पूर्ण रूप से अब इस पार्टी के साथ हूँ। कृपा शंकर सिंह, इन्होंने आरएसएस की साजिश 26/11 इतना लज्जाजनक पुस्तक बनी, उसको रिलीज़ करने के लिए खड़े थे। उन्होंने वापस जाके कहा नहीं कि मैं आया हूँ पार्टी में, मैंने जो कहा था गलत था, कम से कम आया तो किसी को पता नहीं है। और इसी तरह आर.के. सिंह थे, IAS और होम सेक्रेटरी थे, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, बहुत ही बढ़िया, उन्होंने मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब वो आए थे, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका सबूत हमारे पास है, उन्होंने कम से कम कहना चाहिए था कि मैं उस समय होम सेक्रेटरी था, यूपी गवर्नमेंट के अंदर था, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला। लेकिन ये सच नहीं है। उससे लोगों के मन में उनकी इज्जत बढ़ती, लोग और खुश होकर उनके लिए काम करते और बोलते चलो ठीक है, क्योंकि संघ तो कोई भी दुश्मनी रखता ही नहीं है, वैचारिक दृष्टि से सबको अपना मित्र मानता है। मोहन राव भागवत ने भी यही कहा है कि आपका प्रतिस्पर्धी हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं है। तो आपने एक इलेक्शन पूरा होने के बाद में मिलकर काम करना चाहिए, यही संघ की भूमिका है। तो विरोध किसी के डिफेक्शन का नहीं है, विरोध इनके आने जाने का नहीं है। लेकिन अगर आपने एक विचारधारा के विरुद्ध इतनी एक नेगेटिव बात रखी हो तो उसको वापस लेना आपका काम बनता है। आरएसएस क्या तैयारी कर रही है, क्योंकि आपने मुखपत्र में लिखा है कि कृपा शंकर सिंह जब वहाँ गए होंगे जौनपुर में, तो वहाँ के वोटर को, बीजेपी के वोटर को नहीं प्रश्न आया होगा कि व्यक्ति ने ऐसा बोला था। हाँ जी। अब आरएसएस किस तरह की तैयारी कर रही है, क्योंकि आपने उसमें लिखा है कि आरएसएस मोहल्ला लेवल के और ऑफिस लेवल के बूथ स्तर पर लोगों से मिलेंगे और मतदान। आपको पूरी जानकारी नहीं, मैंने लिखा है कि मिले। 2014 से लगातार हर इलेक्शन के पहले संघ के कार्यकर्ता लोक जागरण का काम करते हैं, उनको बोलते हैं वोटिंग बढ़ाओ, आप 100% मतदान करो, और मतदान बढ़ा है। और मतदान बढ़ा, उसके कारण राष्ट्रीय शक्तियों को भी शक्ति मिली है, वो ये कर चुके। उन्होंने लाखों सभाएं ली, लो प्रोफाइल होती हैं, मोहल्ले की होती हैं, उसको पब्लिसिटी तो करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में मुझे वहाँ के कार्यकर्ता ने बताया कि 1,20,000 सभाएं हुई थी, छोटी छोटी सभाएं, नहीं पब्लिक मीटिंग नहीं, मोहल्ले की मीटिंग, 10 लोग 15 लोग ऐसे आते हैं। बम्बई में आधा इलेक्शन हो चुका था, तब तक ऑलरेडी 50,000 ऐसी मीटिंगें हो चुकी थी। अब सारे भारत का अंदाजा करिए कितने लाख मीटिंग हुई होंगी। वो संघ का काम था, वो करता है। वो उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब आरएसएस को बीजेपी को आरएसएस की गरज नहीं है, इस तरह के अक्सर बयान आते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जरूरत तो अभी हिंदू वोटों की शिवसेना को नहीं है। जो शिवसेना मुस्लिम थोक वोटों से जीती है, वो तो भाजपा और संघ को ना ही उपदेश करे। जहाँ तक भाजपा और संघ का विचार है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर संगठन का अपना केडर है, संगठन अपना काम है और पारिवारिक है, परिवार में मिलकर काम करते हैं। अगर लगता है कुछ कमी है तो उसके लिए एक दूसरे को बोलते भी, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, तो ये थोड़ी कि परिवार टूटता है।
परिवार इतने 1950 से लेकर जनसंघ बनी तब से लेकर उसको अपना मान के, अपना परिवार का मान के काम करते हैं। उनमें से मैं भी हूँ जो उनको सपोर्ट करता है। जब 500 वोट मिलने से खुश हो जाते थे बीजेपी वाले, डिपॉजिट बच गया तो खुश हो जाते थे भारतीय जनसंघ वाले। उस समय से मैंने भी काम देखा है, मैंने भी उस समय से सपोर्ट किया है। तो नेचुरली मैं उनके लिए शुभ चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा ये अपनी कुछ गलतियाँ रहेगी उनको सुधार करिए। खूब धन्यवाद सर। कैमरामैन संतोष के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।